हेलो एवरीवन। टुडे इज 15 जुलाई। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर देख लें तो 31st दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड इन कोलकाता। और इफ यू टॉक अबाउट दिव्य कला मेला, okay, it is an initiative under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It aimed at इकोनॉमिकली एम्पावरिंग दिव्यांगजन। दिव्यांगजन क्या है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड इट प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर आर्टिस्टिक, आर्टिसनल एंड एंटरप्रेन्योर टैलेंट्स। मतलब ये ऐसे लोगों के लिए है जो दिव्यांग लोग हैं। ये अपनी जो उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं, जो बिजनेस क्वालिटीज है, उसको ये जो है वो वहां पे दिखा सकते हैं। और इससे उनका एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। और ये अभी कोलकाता में इनॉग्रेट इसका हुआ है। ये चलेगा फ्रॉम 14 जुलाई टू जुलाई 22। और फर्स्ट टाइम इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बस आप इसको याद रखिए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये किससे रिलेटेड है। Next, there was a news related to a book release, that is The Voice of Justice, Justice Gawai Speaks. And our Vice President C.P. Radhakrishnan formally released the book at Uprashtrapati Bhavan. This volume is collection of speeches, lectures and reflections from the former Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai. तो बुक का नाम आपके लिए जो है वो या इसको याद रखिएगा। और दिस बुक वाज एडिटेड बाय प्रोफेसर एस शिवकुमार एंड इट इज पब्लिश्ड बाय थॉमसन रॉयटर्स इन कोलैबोरेशन विद कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर इज अ न्यूज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। They have launched Drashti, that is digital remote auditing system for transparency and insights, making the audit process for panchayats fully digital. और ये जो इनिशिएटिव है, it is unique in India and it is designed to enable completely digital and remote financial audits of पंचायत। मतलब इस के थ्रू जो पंचायत हैं इनका जो ऑडिटिंग का काम है ये डिजिटली हो सकेगा। और जो पंचायत जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं ये अपने होम और ऑफिसेस से पूरा जो है वो ऑडिटिंग का काम कर सकेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है दृष्टि, ये प्लेटफॉर्म दिस इज लॉन्च बाय डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम किया है इट इज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर under the oversight of the Controller and Auditor General of India. Or the key benefit of this program is its ability to ensure timely audits for all panchayats, even with limited staff resources. तो ये एक नया तरीके का है इनिशिएटिव। और इससे जो है अकाउंटेबिलिटी और efficiency will increase in local governance. In addition to this, Madhya Pradesh state government also introduced a payment gateway on the Panchayat Darpan portal, and this features enable citizens to conveniently pay their bills online, फर्दर डिजिटाइजिंग पब्लिक सर्विसेज एट द लोकल लेवल। की जैसे लोकल लेवल पे कैसे जो है वो चीजों को डिजिटाइज कर किया जाए, इसके लिए जो है ये नया एक गेटवे लॉन्च किया गवर्नमेंट ने वहां पे। और इजी हो जाए, सारी चीजें डिजिटल हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने मोबाइल से अपना जो भी बिल वगैरह है उसको कन्वीनियंटली पे कर सकें, तो इसके लिए ये है। नेक्स्ट आज जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज थी इट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड that it will consider framing a standard operating procedure, and it would allow citizens to approach the court at any time। मतलब कभी भी दिन में रात में वो जो है वो कोर्ट जा सकेंगे। ऐसे केसेस which involve life and liberty, इसमें illegal detentions, imminent demolition of homes, डिपोर्टेशंस, कस्टोडियल वायलेंस और अदर स्टेट एक्शंस जिनकी वजह से एक इमीडिएट थ्रेट हो,
तो इस कंडीशन में जो ये सिटीजन्स हैं वो जा सकेंगे. देयर वाज अ 3 जस्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, एंड दे वर हियरिंग अ पिटीशन फाइल्ड बाय एडवोकेट भैरविश रीन. और इसमें आर्ग्यू किया कि एडवोकेट ने कहा कि कोर्ट्स कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज, स्पेशली कंसीडरिंग credible reports of late night arrests, अर्ली मॉर्निंग डिमोलिशन ड्राइव्स, की मतलब जैसे गवर्नमेंट अगर आपका घर किसी का गिराने की एकदम सुबह सुबह गिरा दे या एकदम रात में, तो या हॉलीडेज के दिन या वीकेंड्स के टाइम पे, तो अगर ऐसा है तो सिटीजन्स क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे. तो एक ऐसा जो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है वो एब्सेंस है, तो इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं हो पाती है, और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. तो अभी कोर्ट ने कहा है, माना है कि देयर इज ए नीड फॉर एसओपी टू रिड्यूस टाइम, रिस्पॉन्स टाइम फॉर अर्जेंट रिक्वेस्ट इन केसेस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. तो अब देखना होगा कि कैसे फिर नेक्स्ट जो है वो कोर्ट इसके लिए प्रोसीजर्स को डिजाइन करती है. Next article is related to defense and security. Ukraine and 9 other European nations have announced the formation of a coalition which aimed at protecting the continent from ballistic missile threat. और ये इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, दीज आर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, यूके एंड यूक्रेन. And the leaders from all these nations acknowledge the danger presented by the ballistic missiles, and they note that it's becoming difficult to intercept them in compared to cruise missiles or drone. तो इस वजह से ये coalition जो है ये बना है, और एक joint initiative के तौर पे ये पूरा वर्क करेंगे. Or the coalition stated objective announced in Paris is a collaboratively developed a shared ballistic missile defense capability for Europe. तो ये पूरे यूरोप के लिए एक जो है वो ballistic missile defense capability को डेवलप करेंगे. और अगर हम देखें तो यूक्रेन का काफी एक्सपीरियंस भी रहा है, और ये अपने आप को ये रशिया से जो है वो डिफेंड कर रहे हैं. इनका फुल स्केल जो इन्वेजन हुआ है ओवर द लास्ट पास 4 years. तो अब इसमें एक पूरा और बेहतर तरीके का डिफेंस सिस्टम जो है ये स्टैब्लिश करेंगे. और if we talk about ballistic missiles, these missiles follow a ballistic trajectory under gravity after boosted by a rocket engine. ये काफी सिग्निफिकेंट है मॉडर्न वॉरफेयर में, बिकॉज इनका जो पोटेंशियल होता है, दे कैन डिलीवर लॉन्ग रेंज डिलीवरी ऑफ पेलोड्स इंक्लूडिंग कन्वेंशनल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स. तो जैसे कि अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में इन्हें पूछना हो कि कैपेबिलिटी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो इस तरह से करके भी जो है वो पूछ सकते हैं. तो दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आज का इम्पोर्टेंट न्यूज है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन. थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड इन मेलबोर्न ऑन July 9, 2026, and it was very important. The bilateral relations were discussed during the meeting, and comprehensive strategic partnership was reaffirmed by both the countries. The summit resulted in key outcomes in different sectors like marine security, energy security, cyber cooperation, critical technologies, entrepreneurship, skill development, etc. Major achievement was the finalization of the administrative arrangement under the India-Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement. This agreement is very crucial as it enables long-term export of Australian uranium to India. ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का जो रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है, और इस अरेंजमेंट के बाद से जो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा फॉर पीसफुल पर्पस. इसका जो इस्तेमाल है वो इंडिया अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए करेगा, ताकि
इंडिया की जो एक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, और ये इससे इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का एक्सपेंशन होगा। और इसमें जो इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सेफ गार्ड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। अगर बात करें तो जैसे दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड्स यूरेनियम रिसोर्सेज का 1/3 ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी चीजें हुई हैं, ये इंडिया का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, और हमारा टारगेट है दैट वी विल achieve the target of generating 100 gigawatt of nuclear power by 2047। और अभी जैसा कि वी नो कि लास्ट ईयर दिसंबर में ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति एक्ट, ये इनैक्ट हुआ। और इट हैज अलाउड private Indian companies and joint ventures to participate in building, owning and operating न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और इसमें जो यूरेनियम की सप्लाई है इसको कंटिन्यूस सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इंडिया एक्टिवली एक्सपेंड कर रहा है अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को, अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्लीन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। India currently operates 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. Additional 10 reactor units with a combined capacity of 8,000 megawatt are under construction, and pre-project activities for 10 more reactors are underway। मतलब और भी जो 10 reactors बनने हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो भी चल रही हैं। इन रिएक्टर्स में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स और लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, जिनका प्राइमरी जो फ्यूल होता है वो नेचुरल यूरेनियम होता है PHWRs या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए। और ये प्रोड्यूस करता है प्लूटोनियम एज ए बाय प्रोडक्ट, फिर इसका जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन के वो रहेंगे उनमें न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होगा। साथ ही साथ इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स to utilize plutonium and facilitate a transition to thorium based reactor। थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हमारे जो केरला कोस्ट है यहाँ पे थोरियम के काफी रिजर्व्स हैं, तो उनको फिर फर्दर यूटिलाइज करने के लिए हमारी दूसरी कंट्रीज पे ताकि डिपेंडेंस भी ना रहे, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्लूटोनियम जनरेट होता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से उनको फिर फर्दर यूटिलाइज किया जाए। और नेक्स्ट स्टेप में थर्ड उसमें जो है वो हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पे जो है वो स्विच कर सकेंगे। और इसके अलावा इंडिजिनस स्मॉल मॉलिक्यूल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये भी डेवलप हो रहे हैं, इनका कैपेसिटी 300 मेगावाट है। और अगर अभी रिसेंटली देखें तो फर्स्ट क्रिटिकलिटी जो है वो अटेन हुई थी ऑन 6 अप्रैल 2026 को बाय इंडियाज इंडिजिनियसली बिल्ड 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कालपक्कम। ये सेकेंड स्टेज का जो इंडिया का 3 स्टेज का टोटल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका ये एक क्रूशियल स्टेप है। और इससे जो प्लूटोनियम है इसको ये यूज करके जो स्पेंट फ्यूल है उसको और भी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा, जितना ये कंज्यूम करता है उससे ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, it is rooted in the Civil Nuclear Cooperation Agreement that was signed in September 2014 and it was enforced in 2015। और अभी इसका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये फाइनलाइज हुआ 9 जुलाई को। और ये जो अरेंजमेंट है ये एक स्ट्रेंथन करता है म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल फाउंडेशन फॉर डिकेड ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन एंड इट एक्सपैंड्स द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हैज also affirmed that it will provide support to India's membership in the nuclear supplier group, that is a
48 nation voluntary group which aimed to prevent nuclear weapons proliferation. तो ये सारी चीजें हैं. Next, government has released the country's first trial index of services production for 16 subsectors. For the first time, it provides a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. इनॉग्रल इंडेक्स विद इसका जो बेस ईयर है ये है 24 35 25. तो जो बेस ईयर्स हैं अभी रिसेंटली चेंज भी हुए हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसको आप याद रखिएगा. और ये इट अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ इंडिया सर्विसेज सेक्टर. Ministry of Statistics has described the subsectoral ISP or Index of Services Production as a major milestone in improving the measurement of India services sector कि कैसा सर्विस जो है उसको प्रॉपर तरीके से मेजर किया जाएगा और उसको और बेहतर तरीके से उस पर वर्क किया जाएगा. इससे जो कंट्री का स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो और मजबूत होगा. और इसने इन्होंने कहा है कि कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन विल बी इंट्रोड्यूस आफ्टर इवेल्युएटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रायल सीरीज. तो अभी ये ट्रायल सीरीज है, इसको पूरा इवेल्युएट करने के बाद एक पूरा ओवरऑल इंडेक्स जो है वो इसको भी रिलीज किया जाएगा और एक उससे और बेहतर कवरेज जो है वो मिलेगा. और सर्विसेज अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर एक क्रूशियल कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी का, और it contributes major portion to its GDP. इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आती हैं जिसमें कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, ये सारी जो है वो इंक्लूड होती हैं. और जो ये डेवलप किया जा रहा है मंथली इंडिकेटर्स, ये एक पार्ट है टू enhance economic statistics, providing policymaker, businesses, and researchers with more up-to-date information for better decision making. मतलब information अगर रहेगी तो बेहतर तरीके से उसको एनालाइज करके उस पर वर्क किया जा सकेगा. तो ये जो लॉन्च हुआ है ये इंडेक्स ISP, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज स्टैटिस्टिकल सिस्टम. फिर हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव has announced that Rail Bhumi portal will be launched to manage the complete process of land acquisition. And these reforms are aimed at modernizing Indian railways. Several changes has been introduced, including in the construction sector. The ministry has implemented policies to facilitate transportation of fertilizers and fly ash. कंटेनर में भर के इनका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. और जो फ्लाई ऐश है इसको ट्रांसपोर्ट करने का मेजर, ये जो मेजर है ये एम है टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम फाइन डस्ट, एंड इट विल आल्सो बेनिफिट the sectors like cement and road construction. इसके अलावा significant move towards innovation and responsibility for wagon design has been transferred to the industry. Designer or manufacturer can propose new wagon designs और इनके डिजाइनिंग के को जो है वो पूरा इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद परमिशन ग्रांट किया जाएगा कि इनसे जो है वो RDSO या रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वो न्यू टाइप के जो वेगन्स हैं उनको बना सकेगा अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द इंडस्ट्री. तो इस तरह से रेलवेज का और मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म जो है वो किया जाएगा. फिर नेक्स्ट भारत टेक्स 2026, India's largest global textile event. It has commenced at Bharat Mandapan in New Delhi, and this event has become an international affair, witnessing a consistent rise in exhibitors, buyers, sellers, and visitors. The event provides a platform to micro, small, and medium enterprises and entrepreneurs. Furthermore, the free trade agreements with various nations are also providing benefit to the textile sector in India. The textile sector
is very important and it is a significant contributor to Indian economy. It provides a large employment to a large population and earning substantial foreign exchange. तो टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस तरह का जो ये जो इनिशिएटिव है भारत टेक्स्ट, ये काफी इम्पोर्टेंट है और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं, इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी पे भी वर्क किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 5B विजन है, 5F विजन, दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, और इस पे ये पूरा जो है ये वर्क कर रहा है। तो ये अभी जो नया है 2026 का ये स्टार्ट हुआ है भारत टेक्स 2026, और इसमें 14 कंट्रीज के जो एग्जीबिटर्स हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग, एंड उसमें काफी सारे एक्सपर्ट्स और जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कि कैसे सेक्टर को और बेहतर किया जा सके और इससे इकोनॉमी का भी और जो है वो रिफॉर्म होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग पैराक्विट डाई क्लोराइड हर्बिसाइड, और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है दे हैव ऑफिशियली नोटिफाइड अ बैन ऑन पैराक्विट डाई क्लोराइड। इट इज वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड और इसका यूज जो फार्मर्स हैं वो करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के लिए के टाइम पे, मतलब जब खेती का वो हो जाता है काम क्लीन अप के लिए, बट इसकी वजह से काफी सारी फर्टिलिटीज देखने को मिली हैं। तो इस वजह से ये जो है वो डिसीजन लिया गया है। पैराक्वेट डाइक्लोराइड इसको लिंक किया गया है कि इसकी वजह से होमिसाइड हो रहा है, एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं, और फार्मर्स इसको बेसिकली यूज करते हैं जो सॉइल होता है उसको रेडी करने के लिए सब्सिक्वेंट क्रॉप्स के लिए, बट इसकी वजह से और जो है वो इश्यूज होते हैं, मतलब कि ये क्या करता है, ये किल करता है जो ग्रीन प्लांट टिश्यू होते हैं जो भी इनके कांटेक्ट में आते हैं, और प्लांट्स इसको एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लो टॉक्सिटी होती है मैमल्स में, बट स्मॉल अमाउंट्स जो में ये क्विकली जो है वो इंजेस्ट हो जाता है और ये बाद में चल के इसकी वजह से काफी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, तो इस वजह से जो है ये काफी एक हैजार्डस सिचुएशन क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू 49 सेशन ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, और ये सेशन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में फ्रॉम 6 जुलाई टू 10th of July. The commission adopted 7 codex standards and guidelines developed under India's chairmanship and co-chairmanship, and it reinforces India's substantial contribution to the development of science-based international food standards. Under India's direct chairmanship, the Codex standards for dried coriander leaves, fresh curry leaves were adopted. Similarly, other 5 Codex texts were also adopted, which was developed under India's chairmanship. These included Codex standards for vanilla, large cardamom, and uh, and guidelines for the control of Campylobacter and Salmonella in chicken meat. They were also approved. तो ये एक इंडिया का एक अचीवमेंट है कि इनके जो प्रपोजल्स हैं उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है स्टैंडर्ड्स को। और अगर हम बात करें तो कि ये क्या होते हैं, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग international food standards, guidelines, and codes of practice to protect consumer health and ensure fair practices in food trade. तो ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो
जो ये कोडेक्स में ये जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। फूड हाइजीन से रिलेटेड होते हैं, फूड एडिटिव से, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज से, कंटामिनेंट से, प्रॉपर तरीके से कैसे इनका जो है वो एनालिसिस इसमें किया जाता है सैंपल वगैरह का, और ऐसा फूड जो है वो कंज्यूमर्स तक इसको जो है वो पहुंचाया जाता है जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहे, जिसके उनको कोई जो है वो नुकसान ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। ये एक जो कोडेक्स स्टैंडर्ड होता है, इट्स अ कम्प्रहेंसिव एंड साइंस बेस्ड इन्वॉल्विंग, इसमें एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं जो कि कंसल्ट करती हैं, और उसके बाद जो है ये इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो इसमें इंडिया जो है इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है कि जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक वाइडर जो है वो एक्सेप्टेंस हो, एप्लीकेबिलिटी हो। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए को सीएसी के बारे में पूछ दे कि व्हाट, कि ये किससे रिलेटेड है, किससे की बॉडी है, ये क्या इसका वर्क है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी, इट वाज इनॉग्रेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। ये अपनी तरह का गैलरी है इंडिया में, और जो कि स्टैब्लिश हुआ है रीजनल साइंस सेंटर में। दिस गैलरी वाज डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, और इसमें नेहरू साइंस सेंटर मुंबई का इसने टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो जैसे एमपी के एग्जाम वगैरह में इसको जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। Next, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar announced that India's first government-driven AI university will be established in the state. और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू फॉस्टर टैलेंट, एडवांस रिसर्च, टू enhance collaboration among academia, industry, government, or they wanted to place Karnataka as a global leader in responsible AI innovation. If we talk about Karnataka, it currently contributes approximately 40% of India's total software export. State's capital, Bangalore, is a significant hub for innovation, hosting over 17,000 startups and numerous global capability centers that are responsible for designing engineering products for the international market. तो ये एक इनका एक की अनाउंसमेंट रहा है। Then in science, astronomers have discovered complex sugar called erythrulose in a giant interstellar molecular cloud near the center of Milky Way galaxy, marking the first time such a module being found in the vastness between stars. और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये पब्लिश हुई नेचर एस्ट्रोनॉमी में ऑन 13 जुलाई बाय अ रिसर्च टीम which were affiliated with institutes in Spain and 5 other countries. तो साइंटिस्ट ने कहा है कि मतलब ऐसे प्रीवियसली ये पता चला था कि फाउंड के मॉलिक्यूल्स दैट कैन गिव राइज टू शुगर्स इन स्पेस। एरिथ्रुलोज इज इटसेल्फ अ शुगर, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि डीप स्पेस में जो है वो एरिथ्रुलोज को जो है वो इन्होंने फाइंड आउट किया है। तो जैसे कि वी नो कि जो शुगर होते हैं ये एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के, एंड दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक एनर्जी एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और ये जो डिस्कवरी है इट प्रूव्स दैट द कॉम्प्लेक्स केमिकल इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ कैन फॉर्म इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ स्पेस विदाउट नीडिंग, मतलब कोई प्लैनेट की जरूरत नहीं है, स्पेस में भी जो है ये जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं ये डेवलप हो सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एरिथ्रोलोज, इट इज अ चाइरल मॉलिक्यूल, मीनिंग ये इसका सेपरेट होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड वर्जन्स होते हैं। और लाइफ जो अर्थ पे है ये यूज करती है एक स्पेसिफिक हैंडेडनेस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं अगर स्पेस में फाइंड इनको किया गया है तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं इनको और हेल्प मिलेगी कि कैसे जो हमारी बायोलॉजी है ये इवॉल्व हुई है और क्या क्या चीजें जो हैं वो हुई हैं। तो ये डिस्कवरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो इन्होंने एटकामा लार्ज millimeter sub millimeter array that is located in Chile
और इंस्टीट्यूटो डी रेडियो एस्ट्रोनॉमिया मिलीमेट्रिका, ये स्पेन में है। इनसे जो इसका जो है वो इन टेलीस्कोप्स का यूज करके ये अपने फाइंडिंग्स को जो है उन्होंने इस पे पहुंचे हैं। देन स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो दिल्ली में 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा। और ये 27 जुलाई से स्टार्ट होगा टिल 2 ऑफ अगस्त। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ये होगा। इसमें एथलीट्स विल पार्टिसिपेट फ्रॉम 25 कॉमनवेल्थ नेशंस। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये एक बायनियल इवेंट है जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो मेंबर जो स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मैस्कॉट जो है वो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने अनवील किया। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, उस उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा डिटेल क्लास में आपको बताया जाता है। तो आप हमसे कनेक्ट होइए ज्यादा से ज्यादा।